मॉर्निंग टू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम ये जान पाएंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस प्रिंसिपल से हमें क्या पता चलता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है किन सिद्धांतों को मानकर चलता है। कल की जो क्लास रही थी उसके अंतर्गत हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, उसके प्रकृति विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ा। जैसा कि अगर हम जानते हैं, अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो उसका प्रत्येक जो दृश्य है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो सांस्कृतिक, प्राकृतिक का अर्थ होता है चाहे वो नेचर ने क्रिएट किया हो, चाहे वो जो सीन है वह ह्यूमन ने क्रिएट, अगर ह्यूमन ने क्रिएट किया है तो उसे हम कल्चरल इन्वायरमेंट कहेंगे, अगर वो नेचर ने क्रिएट किया है तो हम उसे नेचुरल इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट के नाम से जानेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत हम देखेंगे। तो कौन कौन से जो ऐसे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर ह्यूमन ज्योग्राफी अपने आप को डेवलप करता है। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अगर बात कर रहे हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो बेसिकली यहाँ पर हम 3 सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं। ये सबसे पहला जो सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। अब प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी को हम थोड़ा सा साधारण शब्दों में समझे तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी क्या कहता है, वो कहता है कि जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी ये मानकर चलता है कि इस अर्थ पर जितने भी जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है, यानी उसमें आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है या फिर वहाँ पर कुछ ना कुछ बदल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी चेंज इज ए लॉ ऑफ नेचर की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर पदार्थ जो है वह उसमें कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से पहला सिद्धांत होगा। दूसरा जो सिद्धांत होगा वो है पार्थिव एकता का सिद्धांत। अब पार्थिव एकता को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। अब टेरेस्ट्रियल यूनिटी का अर्थ ये होता है कि इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर, चाहे हम हमारे क्लासरूम की बात करें, चाहे हम अपने समाज की बात करें, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता या कोई भी पदार्थ ये नहीं कह सकता कि मैं फ्री हूँ, मुझे किसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसका अर्थ ये है, जैसे कि अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंट से रिलेट करें कि जो पेड़ पौधे हैं वो कहते हैं कि मुझे पानी की आवश्यकता, मुझे बारिश की आवश्यकता नहीं, बारिश नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं, मैं तो ज़मीन से पानी खींच लूँगा। ऐसा नहीं होता है। तो कहने का अर्थ ये है, चाहे जीव हो चाहे भौतिक पदार्थ हो, उसमें एक सिम्बायोटिक रिलेशन पाया जाता है, वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और प्रभावित करते हैं। तो पार्थिव एकता उसके अंदर आपको देखने को मिलती है, ऐसा ये सिद्धांत कहता है। नेक्स्ट तीसरा जो सिद्धांत रहेगा ह्यूमन ज्योग्राफी का, जो रहेगा वातावरण समायोजन का सिद्धांत। वातावरण समायोजन का अर्थ होता है प्रिंसिपल ऑफ एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट। ये जो प्रिंसिपल है वो बिलीव करता है कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ पर चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई दूसरा जीव हो, चाहे कोई पेड़ पौधे हो, उन सबको सरवाइव करने के लिए अपने इन्वायरमेंट से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। उसके साथ आपको एडॉप्शन करना पड़ेगा, आपको कुछ चेंज करने पड़ेंगे या फिर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, तो उसी के बिहाफ पे आपको वहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे। जैसे कि अगर कहें कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो 2 ऑप्शन हमारे पास है, या फिर तो फैन स्टार्ट कर लीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने आप को ऐसा बना दीजिए कि कितनी भी गर्मी पड़े आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पसीने की एक बूंद आपके शरीर से बाहर नहीं निकलेगी। तो एडजस्टमेंट दोनों ही तरीकों से हुआ है। एक तरफ आपने इन्वायरमेंट में बदलाव किया है कि फैन स्टार्ट कर दिया, हवा पेड़ पौधों से नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, हमने इलेक्ट्रिसिटी से एयर का फ्लो स्टार्ट कर दिया। दूसरा ये तो था मॉडिफिकेशन, आपने कुछ मॉडिफिकेशन किया। और दूसरा जो अनुकूलन है कि यहाँ ठीक है यार, चलता है जैसा भी है, हम उसको सहन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 सिद्धांतों की बात, तो यहाँ पर शॉर्ट में एक बार वापस समझाता हूँ, फिर डिटेल में हम पढ़ेंगे।
पहला ये कहता है कि इस अर्थ पर जितने भी जो मटेरियल्स पाए जाते हैं या फिर जितने भी जो जीव है, जितने भी जो पदार्थ है, उसमें कुछ न कुछ चेंज हो रहा है। कोई स्पीडली हो रहा है, रैपिडली हो रहा है, तो कुछ धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ये कहता है कि पार्थिव एकता, टेरेस्ट्रियल यूनिटी। टेरेस्ट्रियल यूनिटी का अर्थ होता है कि किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, हर एक को दूसरे की आवश्यकता रहती है, बिना आवश्यकता के एक का अस्तित्व संभव नहीं है। तो इस प्रकार के जो विशेषताएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं इस मानव भूगोल के सिद्धांतों में। नेक्स्ट और जो थर्ड जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि इस अर्थ पर जितने भी जो जीव रहते हैं उन्हें अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, यानी कुछ न कुछ चेंजेस यहाँ पर लाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम डिटेल से अब पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी क्या कहता है? तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी कहता है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी तत्व जड़ या चेतन, देखिएगा यहाँ पर जैसे कि कहा यह वर्ड आया कि जड़ और चेतन। जड़ का अर्थ होता है यानी वो हो या फिर तो बायोटिक है या अबायोटिक है, यानी इसको जैविक या अजैविक कम। जड़ का अर्थ हो गया है कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये जो जिसमें जो सांस नहीं लेते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम नहीं होता है, जिसे निर्जीव कहा जा सकता है, वो सारे के सारे जड़ है। चेतन का अर्थ होता है जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उनमें खुद की सेंस होती है, वो पदार्थ। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक, प्राकृतिक यानी नेचर ने जो क्रिएट किए हैं, और सांस्कृतिक का अर्थ होता है जो ह्यूमन ने क्रिएट किए हैं। वे सभी जो तत्व होते हैं वो बदलते रहते हैं, यानी उसमें जो चेंज है वो आपको देखने को मिलता है। अब इस चेंज की बात करें कि ये जो चेंज है वो किस प्रकार से आ रहा है, जैसे कि एक उदाहरण की अगर बात करें कि हमारी जो पृथ्वी है वो हर समय आपको रोटेट होती रहती है, रिवोल्यूट भी होती रहती है, वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, दिन रात होते रहते हैं, हवाएं चलती रहती हैं, खेत में जो फसलें उगी हुई हैं वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है। कुछ जो पेड़ हैं वो काफ़ी पौधे थे, पौधे से कह सकते हैं पेड़ बन रहे हैं। कुछ छोटे छोटे जो जीव हैं वो बाल्य अवस्था से लेकर वो प्रौढ़ावस्था की तरफ जा रही है, यानी वो मैच्योर एज की ओर तरफ जा रहा है। तो ये जो चेंजेस हैं वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा अगर मिट्टियों की नदियों की बात करें तो नदियों में सदैव पानी बहता रहता है, पानी एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो चेंज तो आ रहा है क्योंकि उसके साथ विभिन्न प्रकार के जो सेडिमेंट्स है, वो कचरा है, वो एक स्थान से दूसरी तरफ जगह पर फ्लो कर रहा है। इसके अलावा कह सकते हैं कि जमीन का जो भाग है जिसका इरोजन हो रहा है वो कट रहा है। महासागरों के अंतर्गत नदियां जब अपना पानी डालती है, डिपॉजिट या जो सेडिमेंट्स डेब्रिस डालती है, तो उससे कह सकते हैं कि वो उसका तल कह सकते हैं नीचे ऊपर उठ रहा है, भाप बन रही है, यानी इवेपोरेशन हो रहा है, संघनन हो रहा है, यानी आपके कंडेंसेशन हो रहा है। तो हर प्रकार से कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर चेंज आ रहा है। अब ये जो चेंज आ रहे हैं, यानी देखिएगा हम पढ़ रहे हैं क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का अर्थ होता है कि हर पदार्थ जो है यहाँ पर वो उसमें चेंज आ रहा है। अब ये जो चेंज आ रहा है उसको बताते हुए एक विद्वान थे जिसका नाम था जीन ब्रुन्स। वो जीन ब्रुन्स कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु बढ़ रही है या घट रही है, यानी उसके अंतर्गत आपको चेंज देखने को मिल रहा है। कोई बढ़ रही है यानी पेड़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और हो सकता है कि कोई चीजें जो कह सकते हैं इरोजन से घट रही है। वास्तव में कुछ भी गति रहित नहीं है, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जो इस अर्थ पर है वो मोशनलेस नहीं है। अतः भूगोल के मानवीय तथा भौतिक तथ्य निरंतर परिवर्तनशील है, यानी उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, यानी चेंज इज ए लॉ ऑफ नेचर। तो इस प्रकार से यहाँ पर बदलाव आ रहा है। अब बदलाव कहाँ पर आ रहा है?
तो बदलाव भौतिक शक्तियों में, भौतिक शक्तियां यानी भौतिक शक्तियों का अर्थ है आपके पर्वत पठार मैदानों में परिवर्तन आ रहा है। जैविक शक्तियों का अर्थ हो गया कि बायोलॉजिकल जो फोर्सेज है, इसको आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। बायोलॉजिकल फोर्स के अंतर्गत आप कहेंगे कि छोटे छोटे जो जीव है वो बड़े हो रहे हैं, या फिर जो बड़े जीव है वो धीरे धीरे मर रहे हैं। मानव भी अपने आप को बदलाव कर रहा है। वो सबसे पहले कह सकते हैं कि एक छोटा जो बालक था, वो छोटा बालक जो है बाद में एक वयस्क बालक बन जाता है, और वयस्क बालक के बाद वास्तव में बाद में वयस्क के बाद वो प्रौढ़ हो जाता है, प्रौढ़ से वो वृद्ध हो जाता है। यानी वहां पर आपको चेंजेज देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो चेंज जो दिख रहे हैं, यानी आप इन्फिनिटी एज से लगाकर मैच्योर एज की ओर जब बढ़ रहे हैं, यानी आप में कुछ न कुछ चेंजेज आ रहा है। तो आप बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्ण अवस्था की ओर जा रहे हैं, यानी मानव में भी बदलाव आ रहा है। अब ये जो चेंजेज आ रहे हैं वह पृथ्वी के अंतर्गत किस प्रकार से आते हैं? तो पृथ्वी पे हमने जिस प्रकार से कहा कि कोई भी जो पदार्थ है वह स्थायी नहीं है, नथिंग इज ऑलवेज परमानेंट। अब परमानेंट नहीं है तो अर्थ पर जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं? तो सबसे पहला जो चेंज जो है वो दे रखा है पृथ्वी के सौर संबंध। पृथ्वी के सौर संबंध का अर्थ हो गया है कि हमें पता है कि पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक ग्रह है जो अपने एक्सिस पर रोटेट भी होता है और सूर्य के चारों तरफ अपने ऑर्बिट पर रिवोल्यूशन भी करता है। तो इस प्रकार से वहां पर पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, विभिन्न प्रकार की ऋतुएं आती है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के हीट बेल्ट यानी वहां पर आपको ट्रॉपिकल, टेम्परेट तथा आपको ठंडे जो चित्र है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको वहां पर विंड बेल्ट भी देखने को मिलते हैं। यानी अगर पृथ्वी अपनी जगह पर नहीं घूमती तो हो सकता था कि आपको वहां पर ट्रेड विंड्स नहीं देखने को मिलती है। जैसे कि हमने कहा कि अगर ट्रेड विंड जो बनती है या फिर कोरियोलिस जो फोर्स होता है, उसके आधार पर हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर विभिन्न प्रकार की ये परतें पाई जाती है। तो ट्रेड विंड हो, जैसे कि ये ट्रेड विंड का एरिया है, ट्रेड के ऊपर आपको वेस्टर्लीज देखने को मिलती है, वेस्टर्लीज के ऊपर आपको पोलर विंड्स देखने को मिलती है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? वो पॉसिबल हुआ कि पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट भी हो रही है और रिवोल्यूशन भी कर रही है। तो इसके आधार पर यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। दूसरा है टेक्टोनिक जो फोर्सेज है, यानी विवर्तनिक शक्तियां। अब विवर्तनिक शक्तियों के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि कुछ एक्सोजेनेटिक फोर्स होते हैं और कुछ इंडोजेनेटिक फोर्स होते हैं। यानी कुछ चेंजेस काफी रैपिडली एकदम डायस्ट्रोफिक रूप में होते हैं और कुछ कह सकते हैं कि धीरे धीरे होते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे जब पृथ्वी के ऊपर, यानी इससे क्या होता है कि पृथ्वी का कोई भाग ऊपर उठ जाता है, कोई नीचे धंस जाता है, कभी भूकंप आते हैं, कभी ज्वालामुखी बढ़ते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये भी पृथ्वी पर लगातार हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि भाई पृथ्वी का जो रोटेशन है, पृथ्वी का जो रिवोल्यूशन है, उससे पृथ्वी पर चेंजेस आ रहा है, यानी एक्टिविटी जो है वो लगातार जारी है। टेक्टोनिक जो फोर्सेज है वो अभी भी कार्य है। यानी अभी हम जहां पर बैठे हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पृथ्वी बिल्कुल शांत बैठी है, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा, चेंज हो रहा है। ला कौन रहा है? टेक्टोनिक जो फोर्स है, जिसे विवर्तनिक शक्तियां कहा जाता है, वो परिवर्तन ला रही है। फिर है हम बात करते हैं सौर्य शक्ति। अब सौर्य शक्ति की बात करें यानी इंसुलेशन से क्या फर्क आता है? तो इंसुलेशन से, जैसे कि इंसुलेशन का अर्थ होता है इनकमिंग, हमने पढ़ा था इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश आता है। अब उससे क्या फर्क पड़ता है? तो पृथ्वी पर जितना भी हमारा वायुमंडल है उसके अंतर्गत आप जितने भी प्रेसिपिटेशन जो है वो सारा सारा इसी के माध्यम से होगा। तो सूर्य का प्रकाश, गर्मी, ओस, हवा का बदलता हुआ भार, पाला, हिमपात, इवेपोरेशन, बादलों का बनना, आंधी, तूफान, ये सारी की सारी जो है ये इसी इंसुलेशन से प्रभावित होता है। इसी के साथ साथ इसी इंसुलेशन से हमारे जो वनस्पतियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने आप को डेवलप करती है, अपने आप का विकास करती है। नेक्स्ट जो है वो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशन जो फोर्स है या जिसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहा जाता है। तो हमें पता है कि पृथ्वी का जो केंद्र है वहां उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है और वह सभी पदार्थों को अपनी ओर खींचती है।
और इस कारण से क्या होता है कि जितने भी, जैसे कि वायुमंडल, अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हो सकता था कि आपको वायुमंडल भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ही वायुमंडल जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घुमा हुआ है। इसी के लिए मनुष्य को जो जीवित लेने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो ऑक्सीजन हो सकता था कि पृथ्वी के आसपास के क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलती। तो गुरुत्वाकर्षण भी बल भी जो है इसमें चेंजेस लाता है। फिर है जैविक शक्तियां। अब जैविक शक्तियों की बात करें तो इसमें चेंजेस किस प्रकार से आ रहा है, तो जैविक शक्तियों की बात करें तो विभिन्न प्रकार की वनस्पति और छोटे छोटे जीव जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब ये छोटे छोटे जीव क्या करते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के पृथ्वी पर बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि चूहे का एक उदाहरण ले लीजिए, चूहे ने कह सकते हैं कि जमीन के अंदर बिल बना दिया, तो उसको जमीन को कह सकते हैं कि अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया, गड्ढे खोदते रहते हैं, कुछ गड्ढों को भरते रहते हैं। तो कीड़े मकोड़े, चिड़िया, चींटियां हो, चाहे ऊद बिलाव हो, ये हर प्रकार से कह सकते हैं कि पृथ्वी पर परिवर्तन या बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। लास्ट जो है वो है मानव शक्ति। अब ह्यूमन जो है, ह्यूमन तो कई प्रकार के चेंज लाता है, यानी जब से वो जन्म लेता है तो वो कुछ न कुछ बदलाव इस अर्थ पर करता रहता है। वह कहीं कह सकते हैं कि रेल के पुल बना देता है, कहीं पहाड़ों को काटकर मैदान बना लेता है, और कहीं मैदान पड़े हैं तो वहां पर कचरे का ढेर लगाकर एक पर्वत जैसा स्थान भी बना सकता है। तो कहीं पर वो खनिजों को निकालता है, कहीं पर वो मछलियों की संख्या को कम कर लेता है, कहीं पेड़ों को बिल्कुल काट देता है, तो कहीं पर पेड़ों को लगा लगा के हरा भरा कर लेता है स्थान को। तो पृथ्वी पर चेंजेस लाने का काम जो है वह इसके माध्यम से भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है, उस अर्थ पर जो एक्टिविटी है वो लगातार चलती रहती है। यानी एक्टिविटी की बात करते हैं तो एक्टिविटी जो है हमारे अर्थ पर वो लगातार चलती रहती है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत आई होप आप समझ चुके होंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी मानकर चलता है कि इस अर्थ पर हर समय बदलाव होता रहता है। दूसरा जो सिद्धांत है वह है पार्थिव एकता का। अब पार्थिव एकता का अर्थ क्या होता है? पार्थिव एकता का अर्थ होता है कि हर पदार्थ, यानी अगर हम बात करें कि वातावरण के विभिन्न जितने भी जो सिद्धांत है वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी एक दूसरे से संबंधित है। यानी पृथ्वी पर मौजूद कोई प्रत्येक तत्व, कोई भी तत्व, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर है। किसी का भी पृथक या स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। कोई कहता है कि नहीं, मैं तो एकला ही चलूंगा और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चाहे वो जीव हो चाहे पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को भी मिट्टी की भी आवश्यकता रहती है, पेड़ पौधों को पानी की भी गर्ज रहती है, पेड़ पौधों को हवा की भी आवश्यकता रहती है, खाद की भी आवश्यकता रहती है। तो हर प्रकार से कहा जा सकता है कि कोई भी परिस्थिति है वो अकेली नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मानव के रहन सहन, मानव का रहन सहन हो, वेशभूषा, खान पान, सामाजिक व्यवस्था पर भौगोलिक प्रभाव पड़ता है एवं स्वयं मनुष्य अपने विवेक व तकनीक द्वारा भौगोलिक कारकों को प्रभावित करता है। यहाँ पर दोनों को प्रभावित किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि भाई मानव पर भौगोलिक प्रभाव, यानी जो नेचर का जो इम्पैक्ट है ह्यूमन पर क्या रहता है। अब क्लाइमेट का उदाहरण ले लीजिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारी वेशभूषा क्या होगी, हम सफेद रंग के कपड़े पहनेंगे या चमड़े के वस्त्र पहनेंगे या फिर ढीले ढाले लवादे पहनेंगे या टाइट या ऊन के वस्त्र पहनेंगे। ये डिपेंड करता है कि हम किस क्लाइमेट में रहते हैं। तो क्लाइमेट ने तय किया कि हमारी वेशभूषा क्या होगी। फिर हम खान पान की बात करते हैं कि भाई हम क्या खाएंगे, हम खाने में किस सामग्री का प्रयोग करेंगे, हम मांसाहारी होंगे या शाकाहारी होंगे, हम दूध पिएंगे या वनस्पति यानी वनों पर आधारित फल फूल वगैरह है या जड़ें खाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। डिपेंड किस पर करता है? भौगोलिक वातावरण पर, ये यानी जलवायु पर डिपेंड करता है। फिर हमारी सामाजिक व्यवस्था भी इसी पर डिपेंड करती है। तो हर प्रकार से कहा जा सकता है। ये तो हमने एक क्लाइमेट का उदाहरण लिया। अगर हम रिलीफ फीचर्स की बात करें, जैसे कि हम पर्वत पर रह रहे हैं या पठार पर रह रहे हैं, तो हर प्रकार से जो पर्वतों पर रहने वाले लोग होंगे उनका कल्चर, उनका खान पान, उनका जो धार्मिक रीति रिवाज, सोचने का तरीका, हर प्रकार कह सकते हैं वह अलग देखने को मिले। यानी इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है वह मनुष्य पर पड़ता है। अब मानव भी क्या करता है? प्रभावित करता है। तो वो प्रभावित
भौगोलिक यानी वो इन्वायरमेंट को किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो उसके पास क्या है, बुद्धि है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, तो उसकी जो कॉन्साइंस एंड जो टेक्निक है उसके आधार पर वो भी परिवर्तन लाता है। जैसे कैसे बदलाव करता है, जैसे कि हमने क्लाइमेट का उदाहरण लिया कि जो ठंडे वातावरण के जो क्षेत्र हैं वहां पर आपको ऊनी वस्त्र पहनने पड़ेंगे, ऐसा क्लाइमेट यानी इन्वायरमेंट कहता है। लेकिन आप वहां पर एक कांच का घर बना सकते हैं, वहां पर आप हीटर लगा सकते हैं, उससे आपकी जो ठंड है वो कम हो जाएगी। तो वहां पर ह्यूमन ने कुछ चेंज लाए। तो दोनों ही यानी ह्यूमन जो है वो इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है और इन्वायरमेंट ह्यूमन को भी चेंज कर सकता है, तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कई ऐसे विद्वान हुए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि अगर बात करें, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर कैसे कि कहा जाता है कि मिट्टी के निर्माण में किसका योगदान है, यानी सॉइल अगर बनेगी तो उसके अंदर जलवायु की आवश्यकता रहेगी, भूमि वनस्पति का रोल रहता है, यानी मिट्टी में रोल किसका है, इनका। अब मिट्टी से कौन डेवलप होगा, मिट्टी स्वयं मिट्टी वनस्पति को प्रभावित करती है, यानी वनस्पति यानी ह्यूमस, ह्यूमस कहाँ से आएगा, पेड़ पौधों से आएगा। अब वो पेड़ पौधों से जो ह्यूमस आ रहा है वो इम्पैक्ट किस पर डाल रहा है, उसमें मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज कर रहा है, उसकी उत्पादकता को बढ़ा रहा है। वहीं जो मिट्टी है वह वापस उसको प्रभावित करती है वनस्पति को। बिना अच्छी मिट्टी नहीं होगी या अच्छी उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी तो वो पेड़ जो है वो काफी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा ही कुछ कहा गया है, फ्रेडरिक रैटजेल जो है, जिसे मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। अब एंथ्रोपोजियोग्राफी है जो 1819 में स्टुटगार्ट नाम के जो स्थान पर है पब्लिश हुई। तो वो कहते हैं कि वातावरण जो है वो भौतिक दशाओं का योग है, यानी वातावरण के अंदर विभिन्न प्रकार की जो फिजिकल कंडीशंस पाई जाती हैं, तथा साथ साथ वो कहता है कि मानव भूगोल जितने भी जो दृश्य है उसमें टेरेस्ट्रियल यूनिटी पाई जाती है और केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक जो दृश्य होते हैं वो उसके वातावरण से संबंधित होते हैं और वातावरण जो होता है वो भौतिक दशाओं का एक योग है। ये अगर कह सकते हैं कि कहीं पर एक जंगल पाया जाता है, जैसे कि अगर हम कहें कि कांगो में जंगल पाया जाता है, तो कांगो में जंगल पाया जाता है तो इसके पीछे क्या कारण है कि वहाँ की जो क्लाइमेट है वो इस प्रकार की है कि वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बारिश मिल रही है, इसलिए वहाँ के जो प्लांट है वो काफी डेवलप हो जाते हैं। अमेज़न का भी कुछ यही हाल है। तो वहाँ की जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो फिजिकल फीचर्स को वो तय करती है। ऐसा ही उदाहरण जिस प्रकार से दे रखा है कि पृथ्वी के आधार तल एवं वायुमंडल में मौजूद प्रत्येक जैविक एवं जो भौगोलिक वातावरण के जो कारक होते हैं वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे से नियंत्रित होता है। यानी पृथ्वी पर जितने भी जो पदार्थ पाए जाते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं। तो इस प्रकार से दोनों में संबंध जो है इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है कि किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है, यानी वातावरण के सारे तत्व, चाहे वे प्राकृतिक हो चाहे वे सांस्कृतिक हो, वे एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं। अतः मानव भूगोल जो है उसके जो दृश्य है वो एक से अधिक कारकों के यौगिक प्रभाव से अस्तित्व में आता है और इसके आधार पर हम इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो है जो जलवायु प्रदेश का जो निर्धारण हो, चाहे नदियों द्वारा बनाए हुए मैदान हो, वनस्पति हो या पशु, किस प्रदेश में कैसे पशु पाले जाए, कैसी फसलें होगी, मनुष्य खाने में क्या खाएगा, धरातल पर जनसंख्या का वितरण और घनत्व क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि वहां पर पाए जाने वाले विभिन्न जो फैक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा इजी कर लेता हूँ आपके लिए कि हमने कहा कि टेरेस्ट्रियल यूनिटी। अब टेरेस्ट्रियल यूनिटी का अर्थ होता है, एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि हमने कहा कि किसी स्थान में जनसंख्या पाई जाती है। अब जनसंख्या अधिक पाई जाती है तो उसके पीछे क्या कारण है कि वहाँ की जो जमीन है वो काफी उपजाऊ होगी या फिर वहाँ पर रोजगार ज्यादा होगा, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज ज्यादा होगी, तो वहाँ पर जनसंख्या काफी ज्यादा जाएगी। इसके अलावा अगर कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट होगा। अब डेवलपमेंट और जनसंख्या वृद्धि दोनों एक दूसरे से संबंधित, यानी डेवलपमेंट है वो जनसंख्या को अपनी ओर
आकर्षित करता है। तो ये जो कारक है, तो उसके अलावा जनसंख्या उस उद्योग को, प्रोडक्शन को बढ़ाकर वापस उद्योगों को बढ़ाने का कोशिश करेगा। इसी प्रकार से कोई भी पदार्थ ले लीजिए, जैसे कि हमने पेड़ पौधे ज्यादा लगाए तो हो सकता है कि बारिश वहां पर बहुत ज्यादा या बारिश आने की संभावनाएं बन जाती है। इसी प्रकार से बारिश अगर ज्यादा होगी तो हो सकता है कि वहां पर पेड़ पौधे भी डेवलप होंगे। तो पेड़ पौधे दो प्रकार से रोल निभा रहे हैं, एक तो बारिश को खींच भी रहे हैं और बारिश से वो पौधे डेवलप भी हो रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे से समझे, यानी बारिश कराने के लिए पौधे चाहिए और पौधे होने के लिए बारिश चाहिए। तो दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, यानी उनमें टेरेस्ट्रियल यूनिटी पाई जाती है। थर्ड वन जो है वो है आपका वातावरण समायोजन का सिद्धांत। अब वातावरण समायोजन का इसका अर्थ ये होता है कि अगर हम किसी वातावरण के अंतर्गत रहते हैं तो हमें वहां पर कुछ चीज अनुकूलन करना पड़ता है, यानी स्वयं को वातावरण के अनुसार बदलना पड़ता है। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर हम यहाँ से सीधे यूरोप चले जाते हैं तो यूरोप जाएंगे तो हम क्या, अगर हम यूरोप चले जाते हैं तो यूरोप का जो ठंडा वातावरण है, तो ठंडे वातावरण के साथ आपको एडेप्शन करना है। अब एडेप्शन किस प्रकार से होगा, देखिएगा, वातावरण के साथ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे तो वहां पर आप अपने आप को सरवाइव नहीं करा पाओगे। अब आपको सरवाइव करना है ठंडे वातावरण में, तो आप क्या करोगे, वहां पर आप एडेप्शन करोगे। अब एडेप्शन का अर्थ क्या होता है कि स्वयं को वातावरण के अनुसार बदलो। अब वातावरण के अनुसार बदलने का अर्थ हो गया है कि आप अपने आप में कुछ बदलाव लाओ ताकि आप उस ठंडे वातावरण में रह सके। यानी अगर आप ढीले ढाले अगर वस्त्र पहनते हो तो आपको हो सकता है कि वहां पर ऊन या चमड़े के वस्त्र पहनना चालू कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एडेप्शन वहां पर करना होगा। तो ह्यूमन ज्योग्राफी भी इसी प्रकार से बात करता है कि अगर आपको कहीं पर रहना है या फिर किसी वातावरण में रहना है या किसी स्पेशल क्लाइमेट वगैरह में रहना है, तो आपको अपने आप में कुछ न कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो ये जो एडेप्शन होगा वह किस प्रकार से, तो एडेप्शन का अर्थ होता है कि मनुष्य द्वारा वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार समायोजित करना, यानी अपने आप को उस ठंड के अनुसार या फिर अगर आप हॉट क्लाइमेट में जाते हो तो उसके अनुसार अपने आप को वहां पर आपको चेंज करना है। अब ये जो चेंज है वह दो प्रकार से होता है। देखिएगा, आप अपने अंदर चेंज लाते हो वो कहलाता है इंट्रिनिक, यानी ऐच्छिक या प्राकृतिक। दोनों प्रकार से आप वहां पर आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हो। तो अब ये चेंजेस आप किस प्रकार से लाओगे अपने आप, तो सबसे पहले जैसे कि अगर कहा कि ऐच्छिक जो है वो प्राकृतिक, दोनों प्रकार। अब बाह्य रूप से अगर कह सकते हैं कि हमने कहा कि वहां पर यूरोप में काफी ज्यादा ठंड है, तो ठंड होने के कारण आपने वहां पर क्या कर दिया, अपनी वेशभूषा को बदल दिया, अपनी जो क्लॉथ है, जो गारमेंट्स है वो चेंज कर दिए। इसका एक और उदाहरण इस प्रकार से हो सकता है कि अगर आप साउथ में चले जाओगे तो साउथ में कुछ दिन रहने के बाद आप क्या करोगे कि वहाँ का जो कल्चर है उसको वहां पर अडॉप्ट करोगे, उसके अनुसार वहां पर रहना शुरू करोगे। यहाँ पर आप रोटियां खाते हो तो हो सकता है कि वहां पर आप चावल खाना शुरू कर दो। तो ये क्या है, ये आप एडेप्शन कर रहे हैं। तो एडेप्शन अगर नहीं करोगे कि आप अगर साउथ में चावल खाना शुरू नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपको वहां पर सर्वाइव करना थोड़ा सा कठिन हो जाए। तो ह्यूमन ज्योग्राफी भी इसी बिहाफ पे चलता है कि हर जो जीव, चाहे वो छोटा सा जानवर है, चाहे बड़ा जानवर है, चाहे मनुष्य है, वो अपने आप को अडॉप्शन करता है। अगर आप अडॉप्ट नहीं कर पाते हो तो दूसरा क्या उदाहरण रहता है, आप उसमें मॉडिफिकेशन करते हो। अब मॉडिफिकेशन का अर्थ होता है दूसरों को अपने अनुसार बदलो। अब दूसरों को अपने अनुसार बदलो का एक साधारण, ये दूसरों को अपने अनुसार बदलने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप कह सकते हैं कि अगर आप जैसे कि महिलाओं के अंतर्गत हमेशा जब ससुराल के अंतर्गत जाते हैं तो ये समस्या आती है कि हम एडॉप्शन किस प्रकार से कहते हैं। तो आप वहां पर जैसे कि वहां पर चूल्हे पर रोटी हो रही है, आपको चाहता है कि नहीं, चूल्हे की जो रोटी होती है वो काफी स्वाद होती है, अच्छा लगता है, तो हो सकता है कि भाई चूल्हे का जो खर्च है वो कम लगता है। लेकिन जब वो महिला वहां पर जाती है पढ़ी लिखी तो कहते हैं कि यार धुएं से क्यों माथापच्ची कर रहे हो, गैस का चूल्हा लगाइए और फटाफट रोटियां बनाइए। तो आपने क्या किया, वहां पर उसमें मॉडिफिकेशन किया। अगर आप एडेप्शन की बात करते हो तो क्या करते हैं, तो घर में भले ही आप गैस का यूज करते हो लेकिन वहां पर आपने चूल्हे का प्रयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि अपने आप को उसने क्या किया, बदल दिया। यहाँ पर दो चीजें, या फिर तो बदलो, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा बदलो, ये खुद में परिवर्तन है, ये तो परिवर्तन क्या हो गया, स्वयं में, अपने आप में आप स्वयं में परिवर्तन ला रहे हैं यहाँ पर।
और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, यानी दूसरों को अपने अनुसार बदल रहे हैं, दूसरों में बदलाव ला रहा है कि जी मैं जैसा कहती हूँ वैसा आप करोगे। तो इस प्रकार से दोनों ही स्थितियों में आप क्या कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में आप क्या कर रहे हैं, वहां पर एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और एडजस्टमेंट होता है तब तो ठीक है, अगर एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, चाहे वो ससुराल हो चाहे वो क्लासरूम हो, वहां पर आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको एडेप्शन करना, अब क्लासरूम की बात आ गई है तो छोटा सा एक उदाहरण क्लासरूम का भी दे देता हूँ। जैसे कि आप ज्योग्राफी की अगर क्लास में बैठे हैं, आप बैठने, अब आपके मन में दो प्रकार के प्रश्न होते हैं कि हमारा अच्छा टीचर कैसा हो। हमारा अच्छा टीचर ये हो कि वो हमेशा मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाता रहे और सिलेबस कंप्लीटली करवाए और गहन वहाँ पर ज्ञान दे, मतलब एवरीथिंग ज्योग्राफी से रिलेटेड जितना भी आपको नॉलेज चाहिए वो आपकी डिमांड वहाँ पर कंप्लीट हो। कुछ ऐसे होते हैं तो वो चाहते हैं कि नहीं हमारा जो टीचर ऐसा हो, अच्छी बातें करे, वहाँ पर कह सकते हैं ऐसी मजाक करते रहे या फिर चुटकुले सुनाए। तो वहाँ पर दो स्थितियाँ हैं, तो दो स्थितियों में आप बदलाव किस प्रकार से कर सकते हो कि भाई जो चाहते हैं कि चुटकुले सुनाओ तो वो अपने टीचर को बदल सकते हैं कि नहीं ये टीचर काम का नहीं है, हमें तो ऐसा टीचर चाहिए जो क्लासरूम में चुटकुले सुनाए। और दूसरा, अगर टीचर नहीं पढ़ाता है, आपकी जो डिमांड कंप्लीट नहीं होती है, तो वो क्या करेगा, अपने टीचर में बदलाव करने की कोशिश करेगा, नहीं ये टीचर अच्छा नहीं है, नया टीचर लाओ। तो यहाँ पर जब आप नए टीचर लाने की बात करते हो तब तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो। अगर वहाँ पर कह सकते हैं कि यार ठीक है यार चलेगा, जैसा है उसको चलाएंगे, तो वहाँ पर आप एडेप्शन कर रहे हो। तो दोनों ही स्थितियाँ वहाँ पर लागू रहती है। तो किसी भी वातावरण में अपने आप को वातावरण को अपने आप के अनुसार बदलना जो एडॉप्शन कहलाता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण वातावरण जो है उसमें भी आप इसी प्रकार से चेंज करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में किस प्रकार से चेंज करते हैं, जैसे कि अगर हम मान लीजिए कहीं जंगल है, आप जंगल है, आपको लगता है कि जंगल में काफी ज्यादा छोटे छोटे जीव है, रेप्टाइल्स घूमते हैं और आपको परेशान करेंगे, तो आप क्या करोगे, उस जंगल को काट के सपाट बना दोगे, वहां पर खेत के लिए जमीन बना दोगे, वहां पर आप घर बना दोगे, नदियों का रास्ता बदल दोगे। तो अपने आप उसमें बदलाव, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप क्या करोगे, एसी लगा लोगे, ठंड ज्यादा पड़ रही है हीटर लगा रहे। तो ये आपने चेंजेस किया, यानी यहाँ पर आपने प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की, या कृत्रिम रूप से बारिश करवा देते हो। अब सांस्कृतिक वातावरण का अर्थ होता है आपने कपड़े बदल दिए, अपने खान पान बदल दिया, अपने धर्म बदल दिया। तो इस प्रकार से आप सांस्कृतिक, आप कच्चे मकान से पक्के मकान में रहने लग गए, तो ये आपका कल्चरल जो इन्वायरमेंट है उसके अंतर्गत आपने इस प्रकार से चेंज किया। तो इस प्रकार से आप इन सिद्धांतों के माध्यम से बोलचाल, खान पान, रहन सहन और जलवायु में बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि अगर कोई मेरे जैसा अगर कोई काला व्यक्ति है और वो थोड़े दिनों तक एयर कंडीशनर वाले रूम में रहता है या फिर कई यूरोप जैसी कंट्री में ले जाके रहने लगता है, तो हो सकता है कि एकदम जो त्वचा का रंग है वो थोड़ा सा फेर हो जाए। तो इस प्रकार से ये तीन जो सिद्धांत है, वापस मैं स्लाइड को चला देता हूँ जो लेट जुड़े हैं। तो तीन सिद्धांत है, एक तो है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, टेरेस्ट्रियल यूनिटी और इन्वायरमेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये तीन सिद्धांत चलते हैं। क्रियाशीलता कहता है कि इस पृथ्वी पर कोई भी पदार्थ, चाहे वो जीवित अवस्था में हो चाहे मृत अवस्था में, मृत अवस्था का अर्थ होता है कि पर्वत हो, पठार हो, नदियां हो, झरने हो, ये भी इसमें भी इसका रूप बदल रहा है, इसका आकार बदल रहा है। पेड़ पौधे हैं वो बड़े हो रहे हैं, जीव जो है छोटा है वो बड़ा हो रहा है, या जो बड़ा हो गया वो मर रहा है। तो चेंज वहां पर आ रहा है, चेंज आ रहा है, और ये ही इसका सिद्धांत है। पार्थिव एकता का सिद्धांत कहता है कि हर वो पदार्थ जो इस पृथ्वी पर पाए जाता है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, को रिलेशन रहता है, बिना इस को रिलेशन के वो अपने आप को यहाँ पर स्थायी या फिर लंबे समय तक नहीं रह सकते। यानी हर जो पदार्थ है जो उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यानी पेड़ पौधों का अस्तित्व मिट्टी के अभाव नहीं है, जो मिट्टी है वो पेड़ पौधों के बगैर उसका अस्तित्व नहीं है। हर जो चीज जो इस पृथ्वी पर पाई जाती है वो किसी न किसी दूसरे पदार्थ से कोरिलेटेड है, यानी उसमें टेरेस्ट्रियल यूनिटी या रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। एडजस्टमेंट का सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया है। एडजस्टमेंट आप दो तरीकों से कर सकते हो, या फिर तो अनुकूलन करोगे या फिर मॉडिफिकेशन करोगे। तो दो चीजें आप वहां पर कर सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि लॉयन का जो फोटोग्राफ है काफी वायरल हो रहा था कि वो घास खा रहा था। अब वो घास खा रहा था तो उसमें क्या था, अनुकूलन था या मॉडिफिकेशन था? आंसर चाहूंगा मैं, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें कि एक अभी कुछ दिनों पहले एक शेर
का पिक्चर काफी वायरल हो रहा था या वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें दिखाया गया था कि वो जो शेर है वो घास खा रहा है। तो अब उसे क्या मानेंगे? देखो एडजस्टमेंट करना है, उस शेर को एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट नहीं करेगा सब तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? तो यहाँ पर मैंने कहा कि दो चीजें हो सकती है, या फिर तो अनुकूलन हो सकता है या फिर वहां पर मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो वहां पर उसने क्या किया? घास क्यों खा रहा था? चलो एक आंसर आया है, एडप्शन। बिल्कुल, देखिएगा उसने अपने आप में बदलाव किया। बदलाव किस प्रकार से किया कि चलो मांस नहीं मिल रहा है या शिकार नहीं मिल रहा है तो भूखा थोड़ी मरूंगा, कुछ तो कुछ खाऊंगा। तो कुछ ना कुछ नहीं मिला था, उसने घास खाना शुरू कर दिया और अपने आप को सर्वाइव कर दिया। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो रहवासी क्षेत्र हैं तो बंदर अक्सर हमारे क्षेत्रों में आ जाते हैं, गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा आते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या आता है? वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि अब सर्वाइव करने के लिए दो तरीके हैं, या फिर तो वो खेती बाड़ी करके अपने लिए खुद फल फूल वहां पर लगाना शुरू करते हैं, या फिर उस स्थान को बदलकर किसी दूसरे स्थान में चले जाए। तो एडेप्शन जो है वो यानी एडजस्टमेंट उसको दोनों ही तरीकों से करना पड़ता है। चाहे वो इंट्रिक करो, इंट्रिक का अर्थ होता है मन को मना लेते हैं कि यार चलो ठीक है जैसे भी चलता है जैसे चल लेता है, यानी आंतरिक रूप से बदलाव कर सकते हैं, ठीक है, भूख को शांत कर सकते हैं। बाह्य जो है वो कर सकते हैं कि उसमें आप कुछ दूसरे परिवर्तन जो बाहर दिखते हैं उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो जरूर प्रश्न पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।